Our next chapter is chapter 13, which is a very very important chapter, not just from 11th point of view, it is a very important chapter from 12th point of view also. जो आपका 12th का कैलकुलस है, आप ये समझो कि कहीं ना कहीं जो उस कैलकुलस का बेस है आपका, वो इस चैप्टर से है, राइट. Name of the chapter is limits and derivative. So basically this chapter is divided into two parts. One is limit, another is derivative. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि लिमिट्स क्या होती है, उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव्स पर जाएंगे. पहला हमारा फोकस होगा कि लिमिट्स क्या होती है, राइट. देखो, लिमिट्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं. तो अगर आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1. 0/5 क्या होता है 0. और आपको पता है 5/0 जो होता है वो भी क्या होता है, इसको भी मैथमेटिकली नॉट डिफाइन कहता है, बट एटलीस्ट इसकी कोई एक वैल्यू होती है, इस पर हम वर्क करते हैं. दैट इज नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी. ये अभी आपके लिए नॉट डिफाइंड है, आगे जाके जब ग्रेजुएशन लेवल पर आप पढ़ोगे तो आप इस पर वर्क करते हो, ठीक है. बट अगर मैं यहाँ पे लिख, अब देखो ध्यान से समझना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ. अगर मैं लिखूँ 0/0, तो 0/0 क्या होना चाहिए भाई, आपने कहा अगर मैं सेम वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, उस हिसाब से तो ये 1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए. अगर मैं सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो 0/0 1 होना चाहिए. अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ आपको कि अगर न्यूमरेटर में 0 है, हमने ये स्टडी किया था कि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वो वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए. उस हिसाब से ये 0 भी हो सकता है, होना चाहिए. अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ आपको कि हमने ये भी स्टडी किया कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है, उस हिसाब से फिर ये क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड. अब बताओ कौन सा इसमें आंसर गलत है, कोई भी गलत नहीं है. अगर मैं 1 कहता हूँ तो भी आप कहोगे कि हाँ भाई 0/0 1. अगर मैं कहता हूँ न्यूमरेटर में 0 तो 0 होना चाहिए, ये भी ठीक है. अगर मैंने कहा डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट डिफाइन होता है. तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं 0/0 को डिटरमाइन कर सकता हूँ? क्या मैथमेटिकली पॉसिबल है 0/0 फॉर्म को डिटरमाइन करना? इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसको हम कहते हैं इनडेटर्मिनेंट फॉर्म. तो जब जो इस तरह की इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, ऐसे क्वेश्चन से डील करने के लिए हम लिमिट्स का यूज़ करते हैं. इतना समझ में आ गया? पहले क्या समझाया मैंने कि कोई भी क्वेश्चन जब 0/0 फॉर्म में आता है तो मैथमेटिकली नॉर्मल वे से जो जो नॉर्मल मैथ्स है उससे हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. नॉर्मल मैथ से हम उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते. तो ऐसी वैल्यू से डील करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लिमिट का. बेसिकली लिमिट क्या होती है मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ. लिमिट का मतलब जैसे कि मान लो एक आर्मी का कैंप लगा हुआ है, ठीक है. यहाँ हमारा इंडियन साइड का कैंप है और बॉर्डर के अक्रॉस चाइना की और पाकिस्तान के कैंप होते हैं. तो आपने देखा ना बाइनोकुलर्स होता है, दूरबीन होती है, उससे हमारे जो आर्मी के जो जो आर्मी के चीफ होते हैं वो क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं और अपोजिट कैंप में देखते रहते हैं कि वहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है. कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं चल रही कि कोई हमारे अगेंस्ट चल रही हो, कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो जो हमारे अगेंस्ट है. तो वो उसको दूरबीन से लेके चेक करते रहते हैं और उससे एक आइडिया मिल जाता है. अब वहाँ प्रेजेंट नहीं हो लेकिन आप एक आइडिया ले लेते हो कि वहाँ पर ये चीज़ वहाँ पर क्या हो सकती है, वहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या हो सकता है, वो एक आइडिया मिल जाता है. तो लिमिट्स भी जो है हमें एक वो आइडिया देती है. लिमिट से भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अगर ऐसी कोई वैल्यू है तो इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, वो हमें एक आइडिया मिल जाता है. लिमिट हमें वो आइडिया दे देती है, राइट. ओके, देन सी 4/4 ये किसके इक्वल होता है, 216. जैसे मैंने एक वैल्यू रखी कि किसी की कोई 4/4 क्या होता है, 216. अगर मैं 4 की पावर 0 कर दूँ तो ये क्या होता है 1. अगर मैं 4 की पावर 0 कर दूँ तो क्या होगा 1. और 0 की पावर अगर मैं कुछ रखता हूँ तो वो क्या होता है, 0 होता है. अच्छा, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये आपने बहुत बार स्टडी किया होगा, बहुत बार कहते हैं कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना. जैसे एक्स रेज टू पावर 0 1, मैंने कहा 1000 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1. ऐसा क्यों होता है, पहले मैं आपको ये लॉजिक बताता हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है. जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी ए रेज टू पावर 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर m-m? पहले बताओ क्या m-m 0 के इक्वल है या नहीं है भाई. अगर मैं लिखता हूँ ए रेज टू पावर m-m, क्या आप कहोगे कि ये ए रेज टू पावर 0 ही है? बिल्कुल है. सेम वैल्यू से अगर मैं सेम वैल्यू को माइनस करूंगा वो 0 ही आएगा. अच्छा, आपको ये भी पता है अगर बेस सेम हो, डिवाइड में पावर माइनस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड. ए रेज टू पावर m-m को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटर्न एज ए रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर m. लिख सकता हूँ. तो देखो अगर ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1. दैट इज वाई अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है.
लॉजिक समझ में आ गया क्यों 1 होता है, किसी की पावर 0 होने पर क्यों 1 होता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी की पावर 0 होगी, जैसे मैंने कहा 0⁻⁴, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0⁻m-m लिख सकता हूँ ना। 0 को क्या लिख सकता हूँ m-m, भाई 0 का मतलब तो यही हुआ, एंड इट कैन बी रिटन एज 0⁻m/0⁻m। डिवाइड में अगर माइनस होते हैं, अगर बेस सेम है और पावर माइनस हो रही है तो उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 0⁻एनीथिंग क्या होता है 0, 0⁻एनीथिंग क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ फिर दिक्कत है, आपका मैथ्स यहाँ पे फेल हो गया। अभी आपने कहा किसी की पावर 0 होती है तो 1 होना चाहिए, बट 0⁻0 में क्या ये एप्लीकेबल हुआ, नहीं हुआ ना एप्लीकेबल। आपने क्या कहा किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, बट 0⁻0 में आपका ये, तो ये आपका नॉर्मल मैथ्स में आके, नॉर्मल मैथ्स 0/0 फॉर्म में आके आपका फेल हो जाता है। अब कोई भी लॉजिक इसमें लगाओगे वो अप्लाई नहीं होगा, तो नॉर्मल मैथ्स यहाँ के फेल हो जाता है। तभी ऐसी वैल्यू से इस फॉर्म से डील करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फिर आपको यूज़ करना पड़ता है लिमिट्स का। अब कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम समझेंगे, ठीक है। अब पहले लिमिट्स को किस तरह से लिखा जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है। जैसे कि मान लो एक डिस्टेंस है, मैंने कहा ए से लेके बी तक का आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें आपको इतना टाइम लगा। बी से लेके सी तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें इतना टाइम लगा। सी से लेके डी तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें भी वो टाइम लगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपका वो टाइम फंक्शन के इक्वल है, यानी कि जो डिस्टेंस की मेजरमेंट हो रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो ए पॉइंट पर कैन आई से दैट, जब आपने कोई चीज़ स्टार्ट की होगी तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा 0 होगा, तो आपका टाइम क्या होगा 0 होगा ना। अभी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ, पॉइंट ए पर टाइम कितना है 0। इसको लिमिट में कैसे लिखे, इस फंक्शन को लिमिट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 या लिमिट टी टेंड्स टू 0, यानी कि जो टाइम है आपका वो 0 को अप्रोच कर रहा है। जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उस फंक्शन में लिमिट की वैल्यू क्या होगी। ये मैं एक प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। एक डिस्टेंस है जिसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, ये उसकी फंक्शनल वैल्यू है। मैंने आपको ये कहा कि अगर आप किसी डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हो, और मान लो ए से बी कितना टाइम लगा, बी से सी ट्रैवल करने में कितना आपको टाइम लगा, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि पॉइंट ए में, जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए में है तो उसको लिमिट में कैसे, तो उसको कैसे हम लिमिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो फंक्शन है हमारा एफ टी एट पॉइंट ए, इसकी जो लिमिट है, यानी कि इस पॉइंट पे जो टाइम है वो कितना है आपका, वो 0 को अप्रोच कर रहा है। टी अप्रोचेस टू 0, यानी कि जब टी 0 को अप्रोच कर रहा है तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये इसको डिस्क्राइब करने का वे होता है कि लिमिट्स को किस तरह से स्टडी किया जाता है। अगर मैंने लिखा लिमिट टी अप्रोचेस टू 2, तो जो टाइम है आपका वो 2 वैल्यू का अप्रोच कर रहा है। जब में इक्विवेलेंट नहीं होगा, उसके आसपास की वैल्यू, फिर 2 आवर्स के आसपास जो है डिस्टेंस कितना कवर हुआ था, ये लिमिट होती है। लिमिट का मतलब, लिमिट की भी एक लिमिट होती है। अब सुनने बड़ा वियर्ड सा लगा होगा कि लिमिट की भी लिमिट है। एक पॉइंट होता है, उसके आसपास की वैल्यू को आप जज करते हो, ये नहीं कि सब कुछ ही जज करते हो। तो उसमें वो पॉइंट जो होता है वो बताता है कि जो हम लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, लिमिट जो हम फाइंड कर रहे हैं, वो किस पॉइंट के आसपास हम जज कर रहे हैं। ओके, अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। से एक फंक्शन है आपका जिसकी वैल्यू है n/n+1, एन की रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू है n/n+1। अगर मैं f1 की वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान से देखना, f ऑफ 1, तो मैंने n की जगह 1 रखा, क्या ना इसे 1/2 हो जाएगा। अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ तो क्या ना इसे इस फंक्शन की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। अगर मैं n की जगह 3 पुट करता हूँ तो क्या ना इसे इस n की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएगी 3/4। ऐसी 4 पुट करके 4/5, 5 पे 5/6, 9 पे 9/10, 99 पुट करूँ 99/100, और 999 पे 999/1000, राइट। अब मैंने आपको कहा सोन ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। मैंने कहा इस फंक्शन को, इस फंक्शन में अगर n की वैल्यू, इस फंक्शन में अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब कोई दूर का नंबर जो मुझे नहीं पता क्या है, अगर दूर के नंबर तक अगर इस फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1/2 करता हूँ
तो इसकी वैल्यू 0.5। एक नंबर मैंने और ऐड किया, मैंने अगर F2 की वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.6। 3 पुट किया तो 0.7, 4 पुट किया 0.8, 5 पुट किया 0.8 और 9 पुट किया 0.9, 0.99। कैन आई से दैट अगर ऐसे मैं पुट करते जाऊँ तो नियर बाय इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर ऐसे मैं पुट करता करता आगे जाऊंगा तो ये जो फंक्शन है आपका वो एक टाइम पे 1 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा। देखो 0.9 को वैसे आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हो, 1 लिखते हो ना। 0.9 को नॉर्मली आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिखोगे, 0.9 को 1 ही लिखोगे ना, राउंड ऑफ करके, ये 1 ही है आपका। आपने क्या कहा कि अगर मैं इस फंक्शन पर इसी तरह से नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो एक पॉइंट पे कोई एक ऐसा नंबर होगा जहाँ पर नियर अबाउट या अप्रोक्सीमेटली जो फंक्शन है आपका ये आपको क्या वैल्यू देगा, 1। तो ये लिमिट होती है। इस तरह से लिमिट आपको एक अंदाजा बताती है। लिमिट से आपको एक अंदाजा लगता है कि ये जो पॉइंट है, ये फंक्शन है, ये हमें क्या वैल्यू दे सकता है। ये जो फंक्शन है हमें, अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, नॉर्मली मैंने कहा ना जैसे आपकी 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म मैथमेटिकली तो आपको कोई वैल्यू दे नहीं सकती। तो हम लिमिट का यूज करके वो फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे सकता है उस पॉइंट पर, वो हम एड्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया, राइट। अब आगे देखो आप, जैसे एक फंक्शन लिया मैंने f(x = x² - 4 और x-2। मैंने कहा जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। जब अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो इस फंक्शन की वैल्यू बताओ। आपने देखा कि अगर मैं इस पर 2 पुट करता हूँ तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर में 2 पुट करता हूँ 0/0। क्या मैथमेटिकली नॉर्मल में से 0/0 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल मैथ से तो मैं अब इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी वो मैं आपको नहीं बता सकता। बट यहाँ किसका रोल आता है, यहाँ से अब शुरू होता है आपका लिमिट्स का रोल। भाई नॉर्मल मैथ से आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर लिमिट अप्लाई आप करो तो लिमिट अप्लाई करके आप बता सकते हो कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब वो कैसे एड्रेस करोगे, आप देखो, ये देखो आपने अप्लाई करके देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर मैंने एक्स की जगह 2 को रखा तो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है 0/0। और मैथमेटिकली 0/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते। मैथमेटिकली 0/0 वैल्यू पर आप वर्क नहीं, नॉर्मल वैसे आप इस पर वर्क नहीं कर सकते, इस वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। तो कैसे इस पर काम किया जाए। तो अब लिमिट्स अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। किसी भी फंक्शन में लिमिट्स अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है टेबुलर, एक होता है अलजेब्रिकल। आपके लेवल पर या वैसे भी नॉर्मली जो हम वर्क करेंगे वो अलजेब्रिकल मेथड पे किया जाता है। और 1 बाय 1 ये तीनों मेथड किस तरह से वर्क करते हैं पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ग्राफिकली इस फंक्शन की 2 पॉइंट पर एट x = 2 पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, आपका फंक्शन है f(x = x² - 4/x-2। तो फंक्शन को आपने रिलेशन एंड फंक्शन में हमने स्टडी किया था, फंक्शन को हम किससे रिलेट करते हैं, y से। अब जो आप x की वैल्यू पुट करोगे, जो भी इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी y की वैल्यू। समझ में आ गया, ये आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था। कोई भी जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली y होता है, और जो आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे वो ये है, और जो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपका y। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी जगह -1 को पुट किया तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -4/1 - 2। तो 1 - 4 क्या होगा आपका -3 और ये होगा -1। जब आपने इसकी जगह -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, ये हो गया -4, यहाँ -1 आएगा। तो 1 - 4 कितना होगा, -3/-3। तो ये कैंसिल होके कितना हो गया, 1। इज इट क्लियर। फिर आपने एक्स की जगह 0 पुट किया, 0 - 4 कितना हो गया, -4। 0 - 2 कितना हो गया, -2। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे हमने 1 पुट किया, ये 3 हो जाएगा। 2 पुट करो, अभी आप देखो जब आप 2 पुट करोगे वी कैन नॉट डिफाइन दिस वैल्यू। इसी की वजह से तो हम इसको पे इतना वर्क कर रहे हैं। 2 पुट करने पर क्या आएगा, 0/0। तो जब आप 2 पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड। 3 पुट करोगे ये वैल्यू आएगी 5। 4 पुट करोगे ये वैल्यू आएगी 6। 5 पुट करोगे वैल्यू आएगी 7। ओके, अब आपने ग्राफ बनाना है। अब हमने क्या बनाना है, ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा। जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका जो है वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। जो भी आपने पॉइंट्स लिए हैं, जैसे पॉइंट्स क्या क्या है आपके,
0 पर 2, 1 पर 3, 3 पर 5, 4 पर 6, 5 पर 7, -1 पर 1। जब आप इस पर ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से बनेगा आपका, लाइक 0 पर 2, और ये आपका -3 पर समथिंग, 4 पर जो भी वैल्यू आई है, 5 पर, ये आपके सारे पॉइंट्स है जो आपने ग्राफ में प्लॉट किए। इज इट क्लियर? ये वो पॉइंट्स है जो हमने ग्राफ पर क्या किया, प्लॉट किया। अब ग्राफिकली मैं इस फंक्शन की वैल्यू देखो चेक कर सकता हूँ। मुझे चेक करना है कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो उस फंक्शन मीन्स y की वैल्यू क्या होगी। देखो दिखाई दे रहा है आपको, जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4। यही है ना। देखो ग्राफ को अगर मैं अब स्टडी करूँ तो जब इस x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 2, f2 के केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 4। तो ये आपका लिमिट होता है। तो लिमिट को यूज करके आपने जज किया या आपने फाइंड किया कि एट x इक्वल टू 2 इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 के आसपास होगी, यानी इस फंक्शन की वैल्यू आप कह सकते हो 4 होगी। पर क्या नॉर्मल वैल्यू से आपको 4 मिला? नॉर्मल वैल्यू पुट करके आपका f2 में क्या आ रहा था, 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो वो आपकी मैथ्स की जो लिमिटेशन है, वो लिमिट अप्लाई करके वो लिमिटेशंस को आपने रेक्टिफाई करके आपने उस फंक्शन की एक वैल्यू को बता दिया। पहले इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ कि लिमिट्स का क्या यूजफुलनेस होती है, क्या इसका बेनिफिट होता है, कि जहाँ पर जाके आपकी नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाती है वहाँ पर हम लिमिट्स का यूज करते हैं। और लिमिट्स प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि आपने बॉम्बे में एक ब्रिज बनाया हुआ है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो भी सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन होती है कि अप्रोक्सीमेशन कितना ये हो सकता है, क्या इसकी वैल्यूएशन होगी, वो सब में लिमिट्स का यूज़ किया जाता है। तो लिमिट्स का हर चीज़ का मैंने कहा है प्रैक्टिकल यूजेज होता है, बस वो समझने वाली बात होती है, जब अप्लाई किया जाता है तब समझ में आता है। लिमिट्स का बहुत बेनिफिट्स है। ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ आपकी नॉर्मल मैथ्स फेल हो गई, जहाँ आपकी नॉर्मल मैथ्स एक फंक्शन की वैल्यू आपको किसी पॉइंट पर नहीं बता पा रही है, वो वैल्यू आपको लिमिट्स में बता दी। ये तो था आपका अलजेब्रिकल मेथड। अब मैं बात करता हूँ टेबुलर मेथड। अब हम बात करते हैं टेबुलर मेथड। तो भाई आपका टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड्स में क्या होता है, हमें टेबल बनाते हैं। टेबल का मतलब जैसे कि ये एफ एक्स है, ये आपकी फंक्शन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो अब ये जो पॉइंट है, इससे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हम कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं। नॉट एग्जैक्टली 2, उसके आसपास की हम वैल्यू, उसके आसपास में हम कुछ वैल्यूज लेते हैं जो उसके नियर अबाउट हो। जैसे 2 की जगह मैंने लिया 1.9। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेबुलर मेथड में क्या होता है, जिस पॉइंट पर हमें उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि क्या हो सकती है, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब 2 से लेस, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 2 से लेस, और राइट हैंड साइड का मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 से ग्रेटर। इतना समझ में आया आपको। टेबुलर मेथड में क्या करना होता है कि जो वो पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उससे कम और राइट हैंड साइड उससे ज़्यादा जो भी नियरेस्ट वैल्यूज होती है वो हम पुट करते हैं फंक्शन में। जैसे मैं 2 से अगर थोड़ा पीछे आऊँगा तो क्या हो जाएगा 1.9। तो अगर मैं यहाँ 1.9 पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3.9। थोड़ा सा और पीछे जाओगे से 1.99, जब ये वैल्यू पुट करोगे ये आएगा 3.99। भाई अब ये गलत फहमी मत लेना कि मैंने इसको ऑरली कैलकुलेट किया है, मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करके वैल्यू कैलकुलेट किया है। इस गलत फहमी में मत रहना कि इतनी जल्दी जल्दी सर ने 1.9 3.9 निकाला हुआ है। ये कैलकुलेट किया हुआ है, पर आपके सिलेबस में इस मेथड का यूज़ नहीं है तो आप उसके लिए खुश हो जाओ। आपको इस तरह से नहीं फाइंड करनी है लिमिट। जो आपका आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो बहुत बहुत अच्छा मेथड है, वो आपका अलजेब्रिकल मेथड, वो आपको बहुत इससे सिंपल है। बट मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, बात होती है नॉलेज की। कंसेप्ट की नॉलेज जितनी ज़्यादा इन डेप्थ होगी उतना ही आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि एक्चुअल में मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे 12th में भी आ चुके होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि लिमिट्स क्या होती है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता, बस उनको इतना पता होता है 0/0 तो लिमिट अप्लाई करनी है। भाई क्यों अप्लाई करनी है, उसका रीज़न क्या है। जब आपको यही नहीं पता कि अप्लाई क्यों कर रहे हो। आप जनरली अगर मैं स्टूडेंट से मैं पूछूं या अगर आप कोई भी जनरल नॉर्मल लेवल पे स्टूडेंट को पूछो लिमिट्स क्यों अप्लाई करते हैं 0/0 जी। अरे 0/0 होने से हुआ क्या, उसको समझो तो सही। 0/0 में क्या लिमिटेशंस बन गई मैथमेटिक्स की, क्यों आपको लिमिट्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ी, वो लिमिटेशंस कैसे रेक्टिफाई हुई, वो सारा आपका एक कंसेप्ट है।
तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, जब आप 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो तो ये सारी आपकी वैल्यूज आ रही है। थोड़ा और पीछे है 1.999 ले लिया। अब 2 से राइट हैंड साइड, जब एक्स आपका 2 से ग्रेटर है तो 2 से नेक्स्ट वैल्यू मैंने ले ली 2.1, ये आ गया 4.1। थोड़ा और आगे गया 2.01, 4.01। थोड़ा और आगे गया 2.001 रखा 4.001। अब इसको देख के क्या मैं एक जजमेंट नहीं पास कर सकता कि भाई जो भी इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है, अगर मैं यहाँ से देखूँ 3.9, 3.99, 3.999, ये नियर अबाउट किसके आ रहे हैं? 4 के इक्वली तो आ रहा है। और यहाँ भी देखो 4.1, 4.01, 4.001, ये भी नियर अबाउट किसके इक्वल है? एक पर्टिकुलर नंबर 4। तो मैं यहाँ से एक जजमेंट पास कर सकता हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 में क्या किसके इक्वल होगी? 4 के। दो मेथड समझ में आ गए। फर्स्ट वन क्या था? अलजेब्रिकल, और सेकंड वन क्या था आपका? टैबुलर। ये फर्स्ट वन क्या था आपका? ग्राफिकल। सेकंड वन क्या था? टैबुलर। अब थर्ड मेथड पर चलते हैं जो आपका मेन मेथड है, भैया। अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड जब हम अप्लाई करते हैं, इसमें आपके पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये होता है कि क्या ये जो आपका गिवन फंक्शन है, मैं इसका कोई डुप्लीकेट फंक्शन बना सकता हूँ? मीन्स क्या मैं उसको सिंप्लीफाई करके उसका कोई एक फंक्शन बना सकता हूँ, किसी और फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? भाई एक बात बताओ, किसी भी फंक्शन को अगर आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसी फंक्शन से आई है ना, तो है वो उसी फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो जब भी आप एल्जेब्रिकल मेथड जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जब भी हम किसी फंक्शन को 0/0 फॉर्म में देखते हैं तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है कि क्या मैं इस फंक्शन को उसके डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर वो फेल हो जाता है मेथड, फिर हम ये देते हैं क्या इस मेथड में मैं आइडेंटिटीज अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? अगर वो भी फेल हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या इस मेथड में फिर आपका लास्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पहले हम डिस्कस करेंगे डुप्लीकेट फंक्शन, कि डुप्लीकेट फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ये आपका फंक्शन था। यस ऋतिक, ऋतिक यू हैव रेज योर हैंड, बोलो क्या डाउट है? भैया इसमें ये 0/0 4 खाली इसी जोर केस से के लिए बोलो, कि आई नॉट हमेशा गेटिंग माय फोर पॉइंट। होती है? भैया जो 0/0 की वैल्यू इसमें जैसे 4 आ रही है, तो वो हर एक केस के लिए 4 है कि खाली इस वाले क्वेश्चन के लिए? नहीं, हर एक इसके लिए कैसे फोर हो जाएगी? डिपेंड ऑन द फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ देखा ना आपने, हर फंक्शन का ग्राफ एक जैसा नहीं होगा, हर एक के लिए फोर नहीं होगी। फंक्शन पे डिपेंड करता है। सबके लिए फोर होता है फिर तो बात ही खत्म, फिर तो करने की भी जरूरत नहीं, पता है सबकी फोर ही आनी है। फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या उसकी वैल्यू आ रहा है, हर एक की फोर नहीं होती है। और 0/0 होगा, फिर आप इन मेथड्स का यूज करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो मैं बात करता हूँ डुप्लीकेट फंक्शन कैसे बनाया जाता है। डुप्लीकेट फंक्शन बनाने के लिए हम देखते हैं क्या मैं फंक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जैसे आप देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर अपॉन में क्या x-2, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या किया, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन में क्या आ गया x-2। अब x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, तो जो आपका वो फंक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, x+2 में। वो ये इसका डुप्लीकेट फंक्शन हो गया। तो आपका वो जो फंक्शन था एफ एक्स, वो अब क्या हो गया, x+2। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है। अब आपने लिमिट अप्लाई कर दी, किस फंक्शन पे मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, जब एक्स मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट अप्लाई कैसे की जाती है, जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है उसमें एक्स की जगह आप 2 को पुट करो। फंक्शन को जब 0/0 फॉर्म में है उसको सिंप्लीफाई करके पहले आपने डुप्लीकेट फंक्शन बनाया। डुप्लीकेट फंक्शन बनाने के बाद लिमिट का सिंबल होता है LT। आप LIM भी लिख सकते हो, LT भी होता है। फिर आपने उस फंक्शन में उस पॉइंट पर लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करके आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये आपका फर्स्ट मेथड है। अभी मैं फर्स्ट मेथड पर ही आपको अलजेब्रिकल मेथड का जो डुप्लीकेट फंक्शन, इसी से रिलेटेड अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जहाँ भी आपको इस तरह के बॉक्स बने हुए मिलेंगे और मैंने स्टार लगा के रखा होगा, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये कुछ आइडेंटिटीज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। या आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन मीन्स आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एनसीईआरटी में लेके जाऊँगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर कहीं भी ये बॉक्स बना होगा और ये स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? इज इट क्लियर?
बॉक्स बना होगा और ये स्टार लिखा होगा, तो ये आपके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। जब एनसीईआरटी शुरू होगी तो वहाँ आपको स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ये असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा उसमें सारे क्वेश्चंस आपको ये मिल जाएंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको करवा रहा हूँ सो दैट आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाए। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट क्या एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस 4x। एक बात बताओ, क्या ये 0/0 फॉर्म है? क्या आपको लगता है ये 0/0 फॉर्म है? भाई बोलो, इस जीरो को नहीं, अप्लाई करने पे क्या 0/0 बन रहा है? नहीं बन रहा ना। अगर 0/0 नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्टली लिमिट को पुट कर दो, फिर तो कुछ है ही नहीं, बस एक्स की जगह क्या पुट करना, जीरो। और जब आप लिमिट को पुट करते हो तो लिमिट का साइन फिर हट जाता है। जैसे आपने एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया, ये साइन यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे आपने एक्स की जगह जीरो को रखा, ये साइन अब हट गया, मीन्स लिमिट आपने अप्लाई कर दी। लिमिट आपने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। तो cos 4 इंटू जीरो क्या होगा, cos 0 एंड इट इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? आपको लिमिट दी हुई है अप्लाई करने के लिए, आपने ये देखा कि वो 0/0 फॉर्म नहीं है। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कर दोगे। अगर 0/0 फॉर्म है फिर आपको देखना होगा कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें उस वैल्यू को अप्लाई कर सकूँ। सिंप्लीफाई करने का पर्पज़ क्या है कि 0/0 फॉर्म से उसको रिमूव करना। समझ में आ रहा है? जैसे आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्स की जगह -1 पुट करता हूँ तो ये क्या होगा, -1² -2 इंटू -1 -3 अपॉन में क्या हो जाएगा, -1 + 1। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस माइनस क्या होगा, +2 -3 और 1 - 1 0, 2 + 1 3, 3 - 3 क्या होता है, 0 अपॉन 0। कौन सी फॉर्म है, 0/0। तो क्या डायरेक्टली मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ आप? अगर 0/0 फॉर्म है तो डायरेक्टली अब लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करके इसका डुप्लीकेट फंक्शन बनाना होगा। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर आप न्यूमरेटर को देखो, आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। 2x को आप कैसे फैक्टराइज करोगे, -3x + x - 3 अपॉन में क्या आ गया, x + 1। देन x आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो गया, x - 3 + 1 आपने कॉमन ले लिया, x - 3 और ये हो गया x + 1। देन x - 3, देखो जब इसको कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 1 और अपॉन क्या आ जाएगा, x + 1। ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में लिमिट x अप्रोचेस टू -1। ठीक है। अब जैसे ही कैंसिल हो गया तो जो आपका गिवन फंक्शन था उसका डुप्लीकेट फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x - 3। जैसे ये डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब डायरेक्टली मैं x की जगह क्या अप्लाई कर सकता हूँ, -1। तो -1 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, मैं एक जो आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं करवा रहा हूँ, कंसेप्ट के हिसाब से करवा रहा हूँ। जो आपकी असाइनमेंट होगी उसका जो फर्स्ट पार्ट है ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये उसका सेकंड क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी असाइनमेंट दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मीन्स असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसको यहाँ पर स्क्रीन में अपलोड करके आपको दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये मैं उस असाइनमेंट का 9 क्वेश्चन ले रहा हूँ जो फर्स्ट पार्ट है उसका। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पर भी 0। √16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, और 4 - 4 क्या होगा, 0। तो न्यूमरेटर में भी 0, डिनोमिनेटर में भी 0। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, 0/0। इट इज क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये आपका 0/0 फॉर्म है। तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, डिनोमिनेटर में मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे जो दिक्कत आ रही है वो इससे हो रही है। न्यूमरेटर में 0 तो मैथमेटिकली उसका तो कोई इशू नहीं है, उसका तो एक वैल्यू है, 0/एनीथिंग वो 0 होता है। तो दिक्कत आ रही है कि डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, ये माइनस है तो प्लस वैल्यू पर रैशनलाइज कर दिया। इज इट क्लियर? जब आप इसको रैशनलाइज करोगे बट यू विल हैव, थोड़ा इसका साइज, यू कैन सी दैट
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रूट x विद इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x प्लस 4 अपॉन ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर। अगर मैं रूट 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा और माइनस बी स्क्वायर, तो क्या ना से जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ये तो हो जाएगा 16 प्लस रूट एक्स। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा यू कैन सी दैट जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 16, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंडर वाली वैल्यू वो एज इट इज आ जाएगी 16 प्लस रूट एक्स। ये वाला रूट आपका रिमूव हो जाएगा जो मैं ब्लैक में दिखा रहा हूँ आपको, और माइनस में क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 16 विल बी कैंसिल आउट। So what we will have root x within bracket root 16 plus root x plus 4. 16 minus 16 will be cancel out. It will be root x. Root x and root x will be cancel out. अब ये डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आप डायरेक्टली x की जगह 0 लिमिट अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप x की जगह 0 करोगे ये हो जाएगा रूट 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 प्लस 4। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये। इज इट क्लियर? Let's move to the next question. This is the 11th question of the assignment. Again, अगर मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, ये भी जीरो, माइनस जीरो, न्यूमरेटर में आ गया जीरो, और एक्स की जगह जीरो पुट करोगे बी इंटू जीरो जीरो, तो कैन आई से दैट ये आपकी जीरो बाय जीरो फॉर्म है। कैन आई से दैट ये आपकी जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो जहाँ भी एक्स है वहाँ जीरो पुट कर दो, जीरो प्लस जीरो क्या होगा जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, और ये भी जीरो। अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस। जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। ध्यान से देखो, क्या ना टेक एक्स, देखो क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू वन प्लस बी, रूट ऑफ वन प्लस बी एक्स। भाई ये आपका जो फंक्शन था ये ऐसे था एक्स इंटू वन प्लस बी एक्स। मैंने कहा आपको क्या मैं इस फंक्शन को, ये जिसको मैं रेड इसमें शो कर रहा हूँ ब्रैकेट में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस बी एक्स। बात तो एक ही है। आपको पता है रूट टू इंटू रूट थ्री का मतलब क्या था, टू इंटू थ्री, तो ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, इसको मैंने अलग अलग करके लिखा। एक समझ में आ गया, रूट एक्स को लिखा और रूट ऑफ वन प्लस बी एक्स को लिखा। इज इट क्लियर? अभी हो गया माइनस रूट एक्स। अच्छा बी एक्स की पावर 1.5 है, 3/2 का मतलब 1.5 है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ एक्स की पावर 3/2 होने का मतलब क्या है। 3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये होता है 1.5, होता है या नहीं होता, 1.5। और अगर आपको ऐसे समझना 3/2 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये होता है 1.5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0.5, बोलो, क्योंकि बेस सेम है। अगर मैं ऐड करूंगा तो 1.5 ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब जिसको आप 0.5 कह रहे हो वो होता क्या है 5/10। 5/10 का मतलब ये है आपका 1/2, यानी कि जो एक्स की पावर 0.5 है वो एक्चुअल में एक्स की पावर 1/2 है। और आपको पता है एक्स की पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं रूट एक्स। ये क्लियर हुआ? क्लियर है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मेरा पॉइंट ये है आपका, कि कभी भी अगर आपको एक्स की पावर 3/2 मिलता है तो आप इसको डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो, एक्स रूट एक्स। क्या लिख सकते हो, एक्स रूट एक्स बाय एक्स की पावर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, और 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2। समझ में आ गया? आगे जब भी आएगा तो मैं बार बार नहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, आपके माइंड में अब आप इस चीज़ को बिठा लो कि एक्स की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है एक्स रूट एक्स। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्स रूट एक्स। अब रूट एक्स से रूट एक्स आपका कैंसिल हो गया। अब एक्स इसको अप्रोच कर रहा है आपका जीरो को, एक्स इसको अप्रोच कर रहा है आपका जीरो को। ओके, तो जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, जब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे लिमिट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू जीरो माइनस 1, ये हो जाएगा आपका। अपॉन में क्या हो जाएगा बी एक्स इंटू रूट एक्स, क्या हो जाएगा बी एक्स इंटू रूट एक्स। तो बी इंटू क्या हो जाएगा आपका जीरो,
ये ऐसे हो जाएगा आपका। अब देखो ये तो हो गया रूट वन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, अभी भी ये क्या है आपका 0/0 फॉर्म, अभी भी किसके इक्वल है आपका 0/0 फॉर्म के इक्वल, दिखाई दे रहा है ना। तो अब मैं इसको आगे कैसे, अब मैं इसमें आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, यस एनीबडी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको आगे, अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ ये आपका, स्क्वायर। जल्दी बताओ भाई क्या लगता है आपको। इस पर आगे बढ़ने के लिए अब आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रूट 1